अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने फर्स्ट वेरिएंट तक कंप्लीट किया था 22 के। आज हम उसके बाकी वेरिएंट्स से और उससे प्रीवियस ईयर कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड वेरिएंट का क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। और इसमें है नेटवर्क ऑफ थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3। तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तीनों के अपने वोल्टेजेस मेंशन है V1 V2 V3। ये आ गए इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस। And the current in the combination of resistor is I, and the total potential difference across the combination is V. Show that the combined resistance R of the network is given by this relation. अच्छा, बेसिकली इसमें आपने ड्राइव करके शो करना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनती है। और उसको स्टार्ट करने के लिए हमें एक चीज का क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है और वोल्टेज जो है वो वेरी करता है। तो वोल्टेज वेरी करने की वजह से हम उसकी टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। और सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर कंटिन्यू किया जाए तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू। अच्छा, करंट के साथ 1 2 3 इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि करंट सेम रहता है इसमें। तो उसे सेम शो करने के लिए जो है वो सब करंट की वैल्यूज को सिर्फ आई से रिप्रेजेंट किया है। और अब हम आई को सिंपली कॉमन लेंगे यहाँ पर। और करंट की वैल्यू को कैंसिल आउट कर देंगे दोनों एंड से। तो फाइनली आपके पास ये रिलेशन ड्राइव हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी। अ बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ थर्मिस्टर स्विच X एंड टू फिक्स रेजिस्टर्स। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिवाइडर का पूरा सर्किट है, लेकिन बस इस बार उसमें एक स्विच कनेक्ट है और हमारे पास दो फिक्स रेजिस्टर और एक थर्मिस्टर आ गया। और उसमें से R1 की जो रेजिस्टेंस है वो 6 किलो ओम्स है। और R2 की रेजिस्टेंस 4 किलो ओम्स। R1 R2 आप डायग्राम में देख सकते हो। R1 टॉप पे है, R2 जो है वो थर्मिस्टर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। करंट यहाँ से फ्लो करेगा, R1 से टोटल करंट फ्लो करेगा और फिर यहाँ पर आकर करंट की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी दोनों के लिए। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा स्विच एक्स इज ओपन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन। तो सबसे पहले R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और R1 के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली अब हमारा मेन टारगेट है R1। ठीक है, R1 की रेजिस्टेंस है 6 किलो ओम्स। हम आंसर किलो ओम्स में भी लिख सकते हैं, तो कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद अब हम इसके साथ बाकी देखें तो अभी स्विच एक्स जो है वो ओपन है। स्विच एक्स ओपन होने का मतलब है अभी थर्मिस्टर कनेक्टेड नहीं है। थर्मिस्टर कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब है सिंपल सिंपल ये पोटेंशियल डिवाइडर का केस बन जाएगा। और हम सिंपल इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। V आउटपुट इज इक्वल्स टू R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू इनपुट वोल्टेज
इनपुट वोल्टेज यानी जो टोटल ईएमएफ हम सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 किलो ओम्स डिवाइडेड बाय प्लस R2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ टोटल सप्लाई हुआ 8 वोल्ट्स का, मल्टीप्लाई बाय 8। अब R1 का वोल्टेज है, इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। नीचे 10,000 है, ऊपर 6,000 है। 6,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 8, 100 नहीं। और फाइनल जो आंसर होगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा R1 के साथ। नेक्स्ट, switch X is now closed. The resistance of the thermistor is 12,000 ohms, 12 kilo ohms. Calculate the current in the battery. So अब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, कंप्लीट कंपोनेंट्स कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ, और अब हमने कैलकुलेट करना है करंट इन द बैटरी। तो अब सबसे पहले जब ये स्विच क्लोज हो गया, तो अब यहाँ पर हो गए 3 रेजिस्टर्स, और वो कह रहे हैं कि हमने करंट कैलकुलेट करना है बैटरी का। तो बैटरी का करंट फाइंड करने के लिए हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का पता हो, और हमें टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता हो। ठीक है। अब हमें टोटल ईएमएफ तो पता है 8 वोल्ट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, क्योंकि अब हमने जब एक्स को कनेक्ट किया, स्विच को क्लोज किया, तो 3 रेजिस्टर्स की वैल्यूज जो है वो कंबाइन हो गई। तो अब हमें पहले इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सबसे पहले अगर हम R2 और थर्मिस्टर को देखें, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और इसकी वैल्यू है 12 किलो ओम्स। तो 4 किलो ओम्स और 12 किलो ओम्स, इन दोनों को हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम R2 और थर्मिस्टर को कंबाइन कर रहे हैं, और उसके लिए हम सीरीज सॉरी पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/4 प्लस 1/12। ठीक है। तो बेसिकली हम किलो इनके साथ यूज कर रहे हैं। फाइनल आंसर जो होगा वो भी किलो में ही होगा। ठीक है। वरना वो 4,000 12,000 बड़ी बड़ी वैल्यूज पे फिर कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होती है, तो आप सिंपल के लिख के भी या सिंपल 4 और 12 से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 0.25, 0.08, और इन्हें हम ऐड अप कर लेंगे। 0.33। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि हमें 1/r की वैल्यू नहीं चाहिए। और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो होगा 3 किलो ओम्स। अच्छा, अब ये दोनों तो कंबाइन हो गए पैरेलल में, और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है R1 के साथ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन R1 का मतलब ये कि अब हम इसमें एक बार और फॉर्मूला यूज करेंगे सीरीज का। R1 की वैल्यू है 6 किलो ओम्स, तो सिंपल हम इसमें 6 को ऐड कर देंगे। अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई 9 किलो ओम्स।
और 9 किलो ओम्स के बाद अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं करंट इन द बैटरी। अगेन ओम्स लॉ यूज करेंगे। I इज इक्वल्स टू वी ओवर आर। टोटल ईएमएफ की वैल्यू सेम 8 यूज करनी है हमने। रेजिस्टेंस 9K, और इसे डिवाइड कर लेंगे। डेसिमल शिफ्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 8.9 है, 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी भी हैं हमारे पास, तो इस तरह से भी सही है। और फाइनल पार्ट में कह रहे हैं द स्विच एक्स इज स्टिल क्लोज्ड, द टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर डिक्रीजेस। अच्छा, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, कि वो लास्ट में आपसे पूछ रहे होते हैं कि आप ये क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो ये 3 4 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चंस आपको लास्ट में हर इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में मिल रहे हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर डिक्रीज किया है बाय रेफरेंस टू द करंट इन द बैटरी। State and explain the effect, if any, of the decrease in temperature on the power produced by the battery। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से अगर पावर पे कोई इफेक्ट आ रहा है तो वो आपने एक्सप्लेन करना है। पावर के लिए आपको पता है पावर इक्वल होता है सिंपल, V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। और थर्मिस्टर की जहां तक बात है, तो थर्मिस्टर में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, ओवरऑल यानी रेजिस्टेंस सर्किट की इंक्रीज हो गई, और जो करंट होगा वो हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर होगी वो भी ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इंक्रीजेस एंड ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट increased and current in the battery decreased, so the power produced by the battery also decreased। ठीक है, क्योंकि P इज इक्वल्स टू वी आई के कंपैरिजन से अगर हम चेक करते हैं तो पावर इज ऑल्सो डिक्रीज्ड व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास इसका सेकंड वेरिएंट का क्वेश्चन हो गया इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और इस वेरिएंट में एक ही क्वेश्चन आया है।
के बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट वेरिएंट का। सर, जी जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो वोल्टेज भी तो इंक्रीज होती है, और उसके हिसाब से तो पावर भी इंक्रीज होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है वो स्विच एक्स जब क्लोज रहेगा, तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा है ना, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो जब ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो वो जो वोल्टेज इंक्रीज होगा ना बेसिकली, तो रेजिस्टेंस की वजह से काफी ज्यादा पावर हीटिंग में लॉस्ट होगी आपकी। वो कहलाता है पावर डेसिपेशन। ठीक है। तो पावर डेसिपेशन के सेंस में अगर हम देखें तो वो तो इंक्रीज होगा, लेकिन जो हमारा यूजफुल पावर है, जो बैटरी से करंट ड्राइव हो रहा है बेसिकली, तो वो जो यूजफुल पावर की क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि आपके पास ओवरऑल सर्किट जो है उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। पहले ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस थी 9, अब वो उससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। और जैसे वो उससे ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू आप देखो यहाँ पर, ये जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था बैटरी का, तो आपका ईएमएफ तो सेम है। ठीक है, ईएमएफ अपनी जगह पर सेम है क्योंकि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। यहाँ 9,000 से वैल्यू लेट सपोज ग्रेटर होकर 10 या 11 हो जाती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपको फाइनल बैटरी का करंट जो है वो डिक्रीज मिलेगा। ठीक है। क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर ये पूछा पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, और उन्होंने बी पार्ट को रेफर भी किया हुआ है यहाँ पर, ताकि आपको ये वाला वोल्टेज वाला कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वोल्टेज भी इंक्रीज करता है, लेकिन वो हर कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली जब इंक्रीज कर रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई होगी, और आपकी जो एनर्जी होगी वो हीटिंग इफेक्ट में वेस्ट हो जाएगी। तो इस सेंस में हम सिर्फ बैटरी के रेफरेंस को देखें, तो ओवरऑल आपके पास करंट जो है बैटरी का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अगर वो एक कंपोनेंट की बात करते, जैसे थर्मिस्टर की सिर्फ बात करते, तो वो पोटेंशियल डिवाइडर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते, फिर आपकी वाली बात भी हम लिख सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने ओवरऑल पूछा, इसलिए हमने यहाँ ओवरऑल रेजिस्टेंस भी मेंशन कर दी, और प्रीवियस पार्ट को रेफरेंस लेके हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि वोल्टेज जो है वो यहाँ पर हमारा बैटरी का ईएमएफ है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं कि उसमें चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो वो अपनी जगह 8 वोल्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बाद 22 का थर्ड वेरिएंट। और थर्ड वेरिएंट में अगर हम देखें, तो पार्ट ए है ऑन फिगर 6.1, स्केच आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिलामेंट लैम्प। और फिलामेंट लैम्प के बारे में आपको एक चीज पता है कि रेजिस्टेंस जितना इंक्रीज होती है बेसिकली, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। और वोल्टेज क्या होगा, अभी जिस तरह आपने बताया कि वोल्टेज इंक्रीज करता है, तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक एलिमेंट की बात हो रही है, एक कंपोनेंट की, और करंट डिक्रीज होगा। तो अब हमें इसमें पता है कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ जो है वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ टर्न हो जाता है। ठीक है। और अगर नेगेटिव की तरफ देखें, तो नेगेटिव की तरफ भी ग्राफ ऐसे ही मूव करेगा, कि वो वोल्टेज की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और अब आपने इसी शेप को एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेनेशन में हम वही तीनों बातें लिख देंगे जो हमने ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए। तो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे that as the temperature of filament increases,
its resistance इंक्रीज हो जाएगी। और जो ग्रेडियंट है बेसिकली, तो ग्रेडियंट अगर हम देखें पहले कुछ टाइम स्ट्रेट रहेगा, उसके बाद कर्व हो जाएगा। तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से। एंड द ग्रेडियंट ऑफ आई वी ग्राफ मस्ट डिक्रीज एंड ग्राफ बेंड्स टूवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस। ठीक है, वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ बैंड हो जाएगा, सिंपल। पार्ट बी इजी है क्योंकि इसमें लेंथ गिवन है स्ट्रेट वायर के लिए, और क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये भी फर्स्ट वेरिएंट में क्वेश्चन था कल, कि लेंथ और रेजिस्टिविटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। आर इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ओवर एरिया। 5.6 एक्सपोनेंट -8 मल्टीप्लाई बाय 5.8 डिवाइडेड बाय 3.4 एक्सपोनेंट -8। सो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपको फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। 9.6 ओम्स। और उसके बाद है पार्ट सी, अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर is placed in a circuit with a cell of negligible internal resistance, two switches S1 and S2, and a second resistor of resistance 2R। एक की रेजिस्टेंस R है, एक की 2R है, और 3 एमीटर्स कनेक्टेड है एक्स वाई जेड पोजिशंस पे, और सर्किट हमारे सामने। एंड द रीडिंग ऑन द एक्स इज 1 एम्पियर व्हेन S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। तो जब आपने S2 को क्लोज किया और S1 ओपन था, तो X ने वैल्यू दी 1 एम्पियर की। अब हम देखते हैं बाकी टेबल में वो क्या पूछ रहे हैं। तो जब दोनों ओपन थे तो डेफिनेटली करंट कोई भी फ्लो नहीं करेगा सर्किट में, 0 0 0 हो जाएंगे सब। लेकिन जब S1 ओपन है और S2 क्लोज है, तो रीडिंग जो है वो X में आ रही है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब ये कि अभी जो करंट फ्लो करेगा फर्स्ट कंडीशन में, वो सिर्फ फ्लो कर रहा है 2R से। ठीक है, R से फ्लो नहीं कर रहा। 2R से फ्लो होने का मतलब ये हुआ कि उसकी रेजिस्टेंस हाई है। ठीक है,
और हमें करंट जो मिलेगा वो सिर्फ जेड पे मिलेगा, वाई पर जीरो होगा। तो वाई पर जीरो, और यहाँ पर 1 एम्पियर। अब S2 को ओपन किया और S1 को क्लोज कर दिया। सो नेक्स्ट पार्ट में हमने S1 को क्लोज कर दिया और S2 को ओपन कर दिया। अब जो करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ S1 से फ्लो करेगा। और एक चीज आप यहाँ पे नोट करना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू 2R के। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस हाफ हो गई। ठीक है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर आपको डबल मिलेगी। और करंट की वैल्यू डबल होने का मतलब ये हुआ कि जो पहले 1 एम्पियर था वो अब 2 एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीडिंग ऑन एक्स 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, और ये हो जाएगा जीरो क्योंकि इस वक्त ये डिसकनेक्टेड है। और फाइनल में दोनों को क्लोज कर दिया। ठीक है, फाइनल में दोनों को क्लोज कर दिया। तो अब जो है करंट वो दोनों जगह से फ्लो कर रहा है। तो जो दोनों जगह से करंट फ्लो कर रहा था, इससे करंट मिल रहा था 2 एम्पियर, और यहाँ पे करंट मिल रहा था 1 एम्पियर। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कंबाइन है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब ये कि जब हम टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे तो वो दोनों के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको वो 3 एम्पियर मिलेगा। तो फाइनल जो रीडिंग एक्स पर आपको मिल रही है वो 3 एम्पियर है, 2 एम्पियर वाई के लिए और 1 एम्पियर जेड के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया पेपर 2 वेरिएंट 3 का। अब हम बाकी वेरिएंट्स भी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसी एयर का विंटर देखते हैं कि विंटर वेरिएंट में हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। इसका वेव वाला तो हम कर चुके थे। और करंट वाला पार्ट देखते हैं अब इसमें। सबसे पहले उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में हमें पता है कि अगर हम फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखें तो वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम डिफाइन करेंगे करंट थ्रू अ कंडक्टर is directly to the potential difference across it
if the temperature of the conductor remains constant. और पार्ट बी है the variation of current I with potential difference V for filament lamp is shown in figure 5.1. तो यहाँ पर जो है वो फिलामेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन है करंट और वोल्टेज, जिस तरह से हमें पता है कि वोल्टेज की तरफ बेंड हो जाता है, तो सेम वही रिप्रेजेंटेशन गिवन है। और उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इंक्रीजेस with potential difference. So state how figure 5.1 shows this. तो अब फर्स्ट पार्ट में बताना है कि रेजिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करते हैं फिलामेंट की, तो अब आपने ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन को देखकर बताना है कि फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस इक्वल होता है रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो तो डेफिनेटली वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा और करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हो, सॉरी रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हो, और पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैंप इंक्रीजेस विद पोटेंशियल डिफरेंस, सो जो रेशियो होगा वी ओवर आई का, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा रेशियो ऑफ वी ओवर आई इंक्रीजेस ठीक है, क्योंकि रेशियो ऑफ वी ओवर आई का मतलब हम रेजिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। और सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टेंस वेरीज इन दिस वे। अब आप यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली आप देखो तो करंट की वैल्यू मतलब उतना फास्ट इंक्रीज नहीं कर रही है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली वो भी इंक्रीज कर रही है वोल्टेज के साथ साथ। ठीक है, और अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन व्हाई द रेजिस्टेंस वेरीज। अब रेजिस्टेंस वेरी क्यों कर रही है, क्योंकि हमने पूरे रेशियो की बात की है वी ओवर आई, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो करंट डिक्रीज तो होता है अगर हम उसको रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करें, लेकिन अगर हम ओवरऑल रेशियो की बात करें वी ओवर आई, तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो करंट की वैल्यू भी ग्रेजुअली उसके साथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर हम रेजिस्टेंस और करंट को देखेंगे तो वो दोनों इन्वर्सली हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस। तो ये दोनों फैक्टर्स ग्रेजुअली क्योंकि ग्राफ में इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, उन्होंने इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछा, बस वेरिएशन का पूछा है, तो वेरिएशन का जो है वो
रेफरेंस आपको इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट सी है यहाँ पर। फिगर 5.2 shows a circuit with a battery of EMF 12 वोल्ट। अब बैटरी जो है वो यहाँ पे 12 वोल्ट की है, EMF, और एक पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड है AB with two identical filaments, P and Q लैम्प्स। ठीक है, वो आपको डायग्राम में भी दिख रहे हैं कि किस तरह से कनेक्टेड है। और द बैटरी हैज नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है उसमें। एंड द लैम्प ईच हैव द सेम आई वी करेक्टरिस्टिक शोन, और दोनों लैंप्स की जो है करेक्टरिस्टिक्स ऊपर वाली डायग्राम वाली सेम है, जिस तरह से ऊपर हमने अभी देखी। अब वो कह रहे हैं व्हेन द स्लाइडर ऑफ द potentiometer is at the midpoint, the current I in the battery is 1.78 एम्पियर। तो जब ये मिडल में है तो करंट की वैल्यू 1.78 शो हो रही है बैटरी की। और उसके बाद कह रहे हैं कि डिटरमाइन द करंट इन द लैम्प पी। करंट कैलकुलेट करना है लैम्प पी में। अच्छा, दोनों लैंप्स उन्होंने कहा है आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल होने का मतलब ये कि अगर आप 12 एम्पियर, सॉरी 12 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो बैटरी से, तो दोनों आइडेंटिकल होने की वजह से इक्वल वोल्टेज शेयर कर लेंगे। क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों के पास वोल्टेज सेम जाएगा, क्योंकि दोनों उन्होंने मेंशन किया है आइडेंटिकल है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, करेक्टरिस्टिक्स भी सेम है। तो करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू भी दोनों पर इक्वली डिवाइड हो जाएगी। और जब हमने करंट फाइंड आउट करना है लैम्प पी में, ठीक है, तो लैम्प पी में आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना आंसर आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है वो जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो करंट के साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम होगी कि वो यहाँ पर पूरा 1.78 आएगा, लेकिन इस पाथ पर आकर वो दो जगह पर डिवाइड हो जाएगा। तो जितना पी को मिलेगा उतना ही क्यू को मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो ए बी है एक्चुअली इसने कितना जो है वो वोल्टेज कंज्यूम किया है। सॉरी, इसने करंट की वैल्यू कितनी जो है वो कंज्यूम की है। तो रिमेनिंग जो करंट की वैल्यू है वो पी और क्यू को मिल जाएगी। तो अगर आप करेक्टरिस्टिक्स में भी देखो, जैसे यहाँ पर 1.78 एम्पियर है, और इसके अलावा 6 यहाँ पर वोल्टेज है। तो हम 6 को अगर चेक करते हैं ग्राफ में, क्योंकि कैलकुलेशन से हो नहीं पाएगा क्योंकि वैल्यूज कंप्लीट गिवन नहीं है वहां पर, तो हमें ग्राफ से चेक करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है 6 वोल्ट पे। तो 6 वोल्ट पे जो करंट की वैल्यू मिलेगी, अब आप इसकी डिवीजन के अकॉर्डिंगली आप इसे चेक करो। तो ये 1.6 है, फिर 1.7, 1.8, फिर 1.9, और फिर 2। इसका मतलब है वैल्यू जो है वो 1.55 है। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसका जो है वो आंसर फाइंड आउट करें।
और 1.55 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1.78 से, तो इसका मतलब है जो करंट फ्लो कर रहा है इसके पास वो 0.3 एम्पियर है, 23 एम्पियर। ठीक है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद पावर डेसिपेटेड इन लैम्प्स पी एंड क्यू। अब अगर हम इनकी पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू VI। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 6, करंट की वैल्यू 1.55। अब उन्होंने पूछा है टोटल, तो टोटल का मतलब ये हुआ, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पर 2 लैंप्स हैं इसलिए, तो 2 लैंप से हम उसको करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आ जाएगा 18.6, और 18.6 का मतलब ये हुआ, राउंड ऑफ कर सकते हैं हम इसे 19 वॉट्स में। और उसके बाद वो कह रहे हैं आपने जो है वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है पोटेंशियोमीटर की बिटवीन इट्स एंड ए एंड बी। तो ए एंड बी आपने देखा था, एक साइड पर ए है, एक साइड पर बी है, और इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। करंट की वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें करंट की वैल्यू पता है कि हमने सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट की है 1.78 में से। और अब हमने ओम्स लॉ यूज करना है, V इज इक्वल्स टू IR। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इसे 12 मिलेगा। 12 मिलने का रीजन ये, ए बी और दोनों लैंप्स पैरेलल में कंबाइन है। पैरेलल में कंबाइन होने का मतलब है दोनों पे वोल्टेज सेम रहेगा, 12 वोल्ट्स। तो यहाँ पर भी 12 डिवाइड बाय 0.23 हो जाएगा, और फाइनली इसे डिवाइड करके आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी। T2। अब फाइनल पार्ट डेफिनेटली इसमें एक्सप्लेनेशन का ही होगा, जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में हम देखते आए। अब कह रहे हैं द स्लाइडर ऑफ द पोटेंशियोमीटर इन पार्ट सी इज मूव टू एंड ए। तो स्लाइडर को ए की तरफ मूव किया, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लैम्प्स पी एंड क्यू। अब हमने ये देखना है कि ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो अब हम डायग्राम में अगर देखें तो स्लाइडर बेसिकली आपके पास आ गया यहाँ पर। ठीक है, हम उसे ए की तरफ ले आए, और ए की तरफ लाने पर अब आप देखोगे बिल्कुल आप ए की तरफ ले आओगे, तो अब ए के एंड पर आने का मतलब ये कि ये बिल्कुल इसके स्टार्टिंग पॉइंट ए पर आ गया। ठीक है, अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पी के लिए, अगर हम पी की बात करें तो उस पर इफेक्ट आएगा, और बी के लिए अगर आप देखो पॉइंट बी की तरफ से जहाँ पे लैम्प क्यू कनेक्टेड है, तो उसको ज्यादा लेंथ मिल रही है। ठीक है, उसे पूरी यहाँ तक अब लेंथ मिल गई, ये कंप्लीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी था, पी का तो पोटेंशियल डिफरेंस अब आपने ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में आपने उसे पूरा ही एंड ए पर ले गए, तो वो बिल्कुल ही इनिशियल पॉइंट पर आ गया।
तो उसकी तरफ से जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आपने डिक्रीज कर दिया, उसकी लेंथ शॉर्ट हो गई। लेंथ शॉर्ट होने का मतलब है वहां पर जो रेजिस्टेंस थी उसके लिए आपने बिल्कुल जीरो कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस भी उसका जीरो हो जाएगा। और दूसरे एंड पर क्योंकि उसे ज्यादा लेंथ मिल रही है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस टर्मिनल्स इंक्रीज हो जाएगा। तो लैम्प पी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प डिक्रीजेस टू जीरो। तो लैम्प तो टर्न ऑफ हो जाएगा। और उसके दूसरे एंड पर देखेंगे तो ऑपोजिट इफेक्ट मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प इंक्रीजेस टू 12 वोल्ट। अब जितना भी ईएमएफ था वो सबका सब पोटेंशियल डिफरेंस इसे मिल जाएगा दूसरे लैम्प को। और ये ज्यादा ब्राइट हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट। उसके बाद इसका सेकंड वेरिएंट भी देखते हैं। अब ये विंटर 22 का ही सेकंड वेरिएंट है। अच्छा, एक चीज है, आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस कर रहे हो पास्ट पेपर्स में, तो एक चीज लाजमी ट्राई करना। लेटेस्ट तो हम कर रहे हैं 23, 22, ये तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं। उसके अलावा आप लाजमी 18, 19 के भी करना। ठीक है, अगर हम नहीं कर पाए क्लास में, जैसे आप खुद से अपने एंड पर 18, 19 करना, वरना वो भी हम बिल्कुल लास्ट में जो हमारे पास वैसे टाइम बचेगा 10 दिन, तो उसमें भी हम फिर बाकी पुराने पेपर्स करेंगे। तो इनको भी लाजमी फोकस करना, क्योंकि इसमें ये होता है कि बीच में 2021 है तो उससे पहले 18, 19 था, तो आपको थोड़ा बहुत और वेरिएशन मिल जाएगा कि 4 इयर्स 5 इयर्स से पहले जो है वो कितना डिफरेंस था, उस वक्त क्वेश्चंस में क्या वेरिएशंस थी। अच्छा, उसके बाद है 6 पार्ट ए, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपने एक्सप्लेन करना है। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल।
to another form of energy. उसके बाद पार्ट बी पर आते हैं. A battery is connected to two resistors X and Y. So दो resistors हैं X and Y, and the resistance of X is greater than the resistance of resistor Y. कल भी एक इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें दोनों की रेजिस्टेंस की बात हो रही थी. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस X जो है वो ग्रेटर है, और जो रेजिस्टेंस Y है वो लेस हो गई. अब क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन विच रेजिस्टर डेसिपेट्स मोर पावर. तो ऑलमोस्ट ये रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है, जिस तरह से कल के क्वेश्चन में भी हमें मिला था. तो अब क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो एक्स की ग्रेटर है और रेजिस्टेंस वाई की जो है वो लेस है, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब है दोनों सेम करंट ड्रॉ कर रहे होंगे. सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एक्स एंड वाई. अब क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, और अगर आप पावर का फॉर्मूला यूज करते हो, और उसके बाद आप एक चीज और भी लिखोगे कि आर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो डेफिनेटली अब जो पावर डेसिपेट होगी वो सबसे ज्यादा एक्स में होगी, और उसका रीजन ये है क्योंकि दोनों में करंट तो सेम है, और बाकी रह गया पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस तो रेजिस्टेंस के साथ इंक्रीज डिक्रीज होता है. तो अगर हम इक्वेशन को देखें, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जिसकी रेजिस्टेंस हाई है उसकी पावर भी हाई होगी, क्योंकि करंट तो दोनों सेम ड्रॉ कर रहे हैं. तो द पावर dissipates by resistor X is greater than Y. तो X में जो है वो ज्यादा पावर डेसिपेट होगी. ठीक है, और उसके रीजन हमने देख लिया. अगर हम P इक्वल्स टू वी आई के अकॉर्डिंग भी देखें, तो P इक्वल्स टू वी आई में भी आपको यही पता चलेगा कि करंट की वैल्यू तो आपने सेम कर दी, तो बाकी वोल्टेज और पावर जो है डायरेक्टली हो गए, रेजिस्टेंस बढ़ती है तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है अक्रॉस द टर्मिनल्स. तो उसमें भी आपको यही मिलेगा कि पावर जो है वो एक्स की ही ग्रेटर होगी. ठीक है, तो आप उस रेफरेंस से भी आंसर लिख सकते हो. नेक्स्ट पार्ट. A battery of EMF 9 volt and internal resistance
स्मॉल आर इज कनेक्टेड टू द टू रेजिस्टर्स पी एंड क्यू। दो रेजिस्टर्स के साथ कनेक्ट है, इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है। और a total charge of 650 coulombs moves through the resistor P in a time interval of 540 seconds. During this time of resistor P dissipates 4800 joules of energy and the current in the resistor Q is 4.5 ampere. Assume that the EMF of the battery remains constant. Calculate the current in resistor P. तो अब हमने resistor P के लिए current calculate करना है। तो रेजिस्टर पी को अगर हम देखें तो वैसे हमारे पास यहाँ पर चार्ज की वैल्यू गिवन है और एनर्जी की वैल्यू गिवन है रेजिस्टर पी के लिए, और टाइम इंटरवल है 540 सेकेंड्स। और क्यू की अगर बात करें तो क्यू का करंट गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पी और क्यू की बात करें तो दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का करंट तो सेम होगा नहीं। ठीक है, वरना हम ये वाले करंट की वैल्यू मेंशन कर देते। तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। चार्जेस की वैल्यू है 650 और टाइम गिवन है 540। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद जो है वो करंट की वैल्यू मिल जाएगी। 1.2 एम्पियर। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट टू, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर पी। ये अब कैलकुलेट करना है रेजिस्टर पी के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एनर्जी गिवन है, तो बेसिक जो डेफिनेशन होगी हम पोटेंशियल डिफरेंस की वो यूज करेंगे जैसे उन्होंने क्वेश्चन में भी पूछा था। तो वो बेसिकली एक हिंट होता है आपके लिए कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये रिलेशन दोबारा यूज होगा। तो हमने यहाँ लिखा था एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज। इसी हिंट को आप यहाँ यूज कर लोगे, आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो एनर्जी ट्रांसफर जो है वो 4800 है। चार्जेस अभी ऊपर लिखे थे 650, और इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। 7.38 और राउंड ऑफ आंसर 7.4। और क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ऑफ द बैटरी। अच्छा, 23 के किसी भी वेरिएंट में उन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पूछा, 22 में अब उन्होंने पूछा है। तो बेसिकली अगर हम करंट की बात करें तो करंट अभी हमने एक कैलकुलेट किया 1.2, एक कैलकुलेट मतलब ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 4.5। तो करंट हमारे पास ओवरऑल अभी जो हमें मिला इस सर्किट के अकॉर्डिंगली वो मिला है 5.7 एम्पियर। और अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है अक्रॉस रेजिस्टर पी, वो है 7.4। अच्छा, 7.4 का मतलब ये है कि पी ने ड्रॉ किया 7.4, तो क्यू भी सेम ड्रॉ करेगा क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है।
ठीक है, और टोटल हमारा ईएमएफ है 9 वोल्ट्स। तो अब जो फॉर्मूला होता है, कि हम यहाँ पर यूज करेंगे ईएमएफ इज इक्वल्स टू आई आर प्लस जो टोटल वोल्टेज है। ठीक है, ये वाला जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पार्ट, क्योंकि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का नहीं पता कि वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि वो सीरीज में बाकियों के बारे में पता है। अब जैसे ईएमएफ हमें पता है वो टोटल 9 है, और जो बाकी कंपोनेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉ कर रहे हैं अक्रॉस द टर्मिनल्स वो है 7.4। करंट की वैल्यू जो है टोटल, अभी जो हमने पी के अक्रॉस फाइंड आउट की वो है 1.2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय आर, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.6। अच्छा, अब इसमें जो करंट की वैल्यू है, बेसिकली करंट की वैल्यू हमने टोटल लेनी है, क्योंकि हम तो ओवरऑल सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1.2 तो इसका करंट था पी का। ठीक है, तो इसके लिए करंट था 1.2, और इसके लिए करंट ऑलरेडी 5.4 या 5 गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना था इसके लिए। ठीक है, ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये तो ओवरऑल करंट ही ड्रॉ करेगा। 5.7। तो यहाँ पर 5.7, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी 0.28। और ये रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो बैटरी की बेसिकली रेजिस्टेंस होती है वो। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने 22 में क्या किया, अब आप देखो कि 22 में इन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो आप हर एयर के वेरिएंट्स आप करोगे ना, तो आपको अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स मिलते हैं। तो उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि हर तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। और अब इसका थर्ड वेरिएंट भी देखते हैं। थर्ड वेरिएंट में स्टेट किरचॉफ्स सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ में अब बताना ये है बेसिकली वोल्टेज से रिलेटेड होता है। ये कल हमारे पास फर्स्ट लॉ आया था, तो फर्स्ट लॉ करंट से रिलेटेड होता है। तो हम इसमें इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स
एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। मतलब जितना ईएमएफ हम प्रोवाइड करते हैं और वो जाकर डिवाइड हो जाता है कंपोनेंट्स में, ठीक है, तो जितना एंटर होता है उतना ही आउटपुट होता है, यानी ओवरऑल जो है वो जीरो हो जाता है इफेक्ट अराउंड अ लूप, और क्लोज सर्किट भी लिख सकते हैं। पार्ट बी, थ्री आइडेंटिकल सेल्स गिवन है हमारे पास, और सबका ईएमएफ 1.5 है। इंटरनल रेजिस्टेंस इस बार गिवन है 590 मिली ओम्स, एंड कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ कंडक्टर। तो कंडक्टर के अक्रॉस आप देख सकते हो तीनों किस तरह से कनेक्टेड है, तीनों की जो वैल्यूज हैं वो भी उन्होंने मार्क कर दी, ठीक है, डायग्राम में भी। और उसके बाद कह रहे हैं कि द कंडक्टर इज composed ऑफ टू cylindrical sections ए एंड बी। एक आप देख रहे हो कि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, एक का बड़ा है। टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट की वो 2.2 ओम्स है, और आपने ये शो करना है कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम्स है। अब तीनों जो है वो पैरेलल में कंबाइन है, और जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन की बात होती है तो आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो पैरेलल वाला यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू, और सबकी रेजिस्टेंस सेम ही है। अभी हमने यहाँ पर देखी थी 590 मिली ओम्स, यानी 0.59। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एडअप हो जाएगा, ऊपर 3 ओवर हो जाएगा। और हम इसे फ्लिप कर सकते हैं, यानी RT, और इसका फाइनल आंसर है 0.19। इट मीन्स के राउंड ऑफ 2 ओम्स। ठीक है, तो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द करंट इन द कंडक्टर। अब आपने इस कंडक्टर में करंट कैलकुलेट करना है। अब करंट की अगर हम बात करें, तो कंडक्टर बेसिकली कनेक्टेड है इसके साथ, तीनों बैटरीज के साथ। और करंट के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि तीनों सेल्स का ईएमएफ जो है वो 1.5 है, ठीक है।
और जब पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो पैरेलल में आपको पता है लोड डिवाइड हो जाता है और आउटपुट में आपको सेम 1.5 ही मिलेगा जो इंडिविजुअल ईएमएफ की वैल्यू है। और उसके बाद फिर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट की ही है अभी ओवरऑल की, ठीक है। ईएमएफ जो हमें आउटपुट में मिलेगा, सॉरी वोल्टेज, 1.5 मिलेगा क्योंकि तीनों पैरेलल कंबाइन है। पैरेलल कंबाइन होने का मतलब ये होता है कि तीनों पे लोड डिवाइड हो जाता है लेकिन आउटपुट जो है वो इंडिविजुअल वैल्यू के इक्वल ही होता है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू V ओवर R। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2.2 ओम्स। और हमने फाइंड आउट करना है करंट इन दी कंडक्टर। कंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस 2 ओम्स है और ओवरऑल अगर आप देखो वो 2.2 है। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू आएगी 2, इसको पूरा आप एक्सप्लेन इस तरह से करोगे कि ये हमें मिला था 0.19, ठीक है। आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो ये 0.2 हो जाएगा या 0.19 ही रहने देंगे, ठीक है। अब जो कंडक्टर की बात हो रही है तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट की वो है 2.2। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हमने बतानी है, ठीक है, वो आप इस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगी। और अब हम इसमें जो करंट की वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पर, तो हम 2.2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। सर हम 2 से क्यों नहीं डिवाइड करेंगे? अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ कंडक्टर की अपनी जो है वो 2 ओम्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना ये भी एडअप हो जाएंगी क्योंकि जब तीनों यहाँ पर कनेक्टेड है तो इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तो ये भी इनके साथ एडअप हो रही है, ठीक है। तो जब करंट आपको फाइनली मिल रहा होगा तो वो इन सब रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। मतलब एक तो हम आइडियल कंडीशन की बात करते हैं कि हमारे पास ओवरऑल करंट हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं V ओवर R से, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फैक्टर होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस का फैक्टर हम इंक्लूड करते हैं तो फिर उन सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी हम साथ लेकर चलते हैं। और यहाँ पर हमने जो टोटल रेजिस्टेंस देखी थी वो 2.2 थी। और हम टोटल रेजिस्टेंस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बैटरी से जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो करंट भी तो वहीं से मिलेगा। तो वहां से जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो अब क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है तो उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उन्हें इंक्लूड नहीं करोगे ना तो इसका मतलब है आपने इंटरनल रेजिस्टेंस का फैक्टर इग्नोर कर दिया, हालांकि क्वेश्चन में है। इससे पहले वाले हमने क्वेश्चंस देखे, यहाँ पर हमने ये देखा, इसमें इसमें यहाँ पर सब जगह हम आइडियल कंडीशंस ले रहे थे क्योंकि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस थी ही नहीं तो हम यूज ही नहीं कर रहे थे।
लेकिन जब आपके पास गिवन होती है, ठीक है, तो फिर आपको उसको यूज करना पड़ता है। ठीक है। जी। तो बस ये रीजन है। और बाकी क्वेश्चंस में जब आप नहीं यूज कर रहे होते तो वो एक तरह से हम आइडियल कंडीशन को कंसिडर कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जो ओवरऑल कंडीशन है वो यही गिवन है। और उसके बाद है पार्ट सी। पार्ट सी में टू सिलेंड्रिकल सेक्शंस ए एंड बी of the conductor in figure 5.1 are made from the same material and have the same length. The diameter of section A is 4.3 millimeter and the diameter of section B is 7.6 millimeter. So अब हमने इसमें देखना है कि जो रेजिस्टेंस है ऑफ सेक्शन ए उसको आर ए से रिप्रेजेंट किया है और जो बी की रेजिस्टेंस है उसे आर बी से रिप्रेजेंट किया है। अब हमने इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस की कोई वैल्यूज उन्होंने नहीं दी, सिर्फ एरिया गिवन है। रेजिस्टेंस का जो फैक्टर होता है, और रेजिस्टेंस का जो फैक्टर है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। और उसके बाद अब इस फैक्टर की बेसिस पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो हैं वो सिलेंडर्स जो हैं वो सेम मटेरियल के बने हुए यहाँ पर मेंशन है। सेम मटेरियल का मतलब है रेजिस्टिविटी सेम होगी। ठीक है, ये फैक्टर सेम होगा। डायमीटर्स दोनों के डेफिनेटली डिफरेंट है। और लेंथ की अगर बात की जाए, ठीक है, तो लेंथ का यहाँ पर सेम ही है। ठीक है, ये भी मेंशन है। सही है। तो लेंथ भी सेम है, इसका मतलब बस रह गया क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टेंस, ये दो चीजें। तो हम इन दोनों को ड्राइव करके लेकर आते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को यहाँ से खत्म करेंगे। ठीक है। और बाकी सारे फैक्टर्स को खत्म इस तरह से करेंगे कि अब क्योंकि उन्होंने दिया है डायमीटर, एक तो उन्होंने डायरेक्ट एरिया भी नहीं दिया। और डायमीटर देने का मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है ये हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू, क्योंकि डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय टू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये टू टू ज़ा फोर हो जाएगा। फोर को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। सर, हम सर्कल का एरिया क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और सिलेंडर का क्यों नहीं? अच्छा, सिलेंडर के लिए भी हम क्या करते हैं कि जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर करते हैं। ये जो आपके पास फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, इसमें जो ए होता है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल ही होता है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है। और ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ये फोर हो गया, और नीचे जो है ये पाई और डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, वैसे पाई के ऊपर स्क्वायर नहीं होता, पाई को हम बाहर लिखेंगे।
पाई आर स्क्वायर होता है तो सिर्फ डी पे स्क्वायर आएगा। इसको पाई को बाहर लिखना पड़ेगा। अब सही है। पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गई एक के लिए। ठीक है, अब हम इसको आर ए और आर बी के लिए जब दोनों के लिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रेशियो जो कंडीशन है क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आर ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर आर बी की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आप आर ए के लिए लिखो तो ये हो जाएगा 4। ठीक है। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर तो कांस्टेंट है, सेम है। और यहाँ पर सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ जो बाकी बचेगा वो बचेगा हमारे पास 1/। ठीक है, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी क्योंकि यही एक डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसका जब हम रेसिप्रोकल को खत्म करेंगे तो ये डी भी ऊपर आ जाएगा। यानी बी का डायमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए के डायमीटर का स्क्वायर। अब इनके डायमीटर्स को हम यूज करेंगे। जो बी का था वो 7.6 मिलीमीटर था, डिवाइडेड बाय इसका जो है वो 4.3 स्क्वायर। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो आपको इनका रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि एयर चेंज करके फिर आपको वेरिएंट्स में भी क्वेश्चन पूरे वेरिएंट्स में एक तरह की डिफिकल्टी के मिलते हैं। 23 में बेसिक बेसिक ज्यादा थे। अब यहाँ पर जो है वो इस तरह के कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं। और उसके बाद इसमें भी रेशियो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द रेशियो फॉर द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड फॉर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेक्शन ए एंड इन बी। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको याद है। आई इज इक्वल्स टू NaVq। और एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब v इज इक्वल्स टू I/NAQ। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक फैक्टर चेंज होगा क्योंकि अभी जो ऊपर कंडीशंस हमने देखी उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू वैल्यू एन की वैल्यू और क्यू ये सब सेम होंगी। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है डिफरेंट क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन में भी हमने देखा कि डायमीटर डिफरेंट था, तो यहाँ पर भी ये जो एरिया की वैल्यू है ये डिफरेंट हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यू जो है वो सेम होगी। तो यहाँ पर भी हम इसका रेशियो अगर बनाएं VA/VB, तो यहाँ पर भी रेशियो इसी तरह से बनेगा करंट ओवर NA1। 1 कर लेते हैं हम ए के लिए से, 2 कर लेते हैं बी के लिए। यहाँ पर भी सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी सिर्फ ए के अलावा।
तो बाकी जो बचेगा A2/A1, ठीक है। वरना हम इसे सेम वही ए बी कर देते हैं, ठीक है, ए के लिए और बी के लिए। और यहाँ पर भी आपको पता है एरिया लिखा हुआ है, एरिया अगेन सेम वही πr² के इक्वल होता है, तो आपको आंसर फिर से सेम ही मिलेगा। पाई, ठीक है, आर पे जो स्क्वायर होता है हमने उसको ऑलरेडी यहाँ पे d/4 कर दिया। यहाँ पे भी सेम केस होगा, ठीक है, सेम आपके पास वही सिचुएशन आ गई, और इसकी वजह से आपका जो रेशियो होगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। और इसका फाइनल आंसर होगा सेम 3.1। और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, काफी लेंदी क्वेश्चन था, 14 मार्क्स का। द सर्किट ऑफ फिगर 5.1 इज ऑल्टर्ड बाय रिमूविंग वन ऑफ द सेल, एक सेल रिमूव कर दिया। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑफ दिस चेंज ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा अक्रॉस द कंडक्टर, वो बताना है आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक सेल को रिमूव कर दिया, ठीक है, और आपको एक चीज पता है कि जब पैरेलल में तीनों जॉइन थे तो इनकी रेजिस्टेंस कम थी। अब इसमें से एक रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब है अब जो रेजिस्टेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पैरेलल में जो है वो रेजिस्टेंस कम मिलती है, तो आपके पास जितने कम कंपोनेंट्स आप करते जाओगे उतनी रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग की तरफ चली जाएगी। पहली बात तो ये हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये मिलेगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस इंटरनल वाली जो सेल्स के साथ है ऑफ द सेल्स विल बी ग्रेटर, और जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट, अब जो रेजिस्टेंस बढ़ी है तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, तो करंट इन कंडक्टर या आप कह सकते हो टोटल करंट डिक्रीजेस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा
अब उसके बारे में बताने कि पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि करंट जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है। और अब वो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, सिर्फ कंडक्टर के बारे में पूछ रहे हैं ये। अब क्योंकि तीनों सेल्स थे पहले, तो तीनों सेल्स की वजह से जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर को जो भी मिल रहा था। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब एक सेल आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, तो एक सेल रिमूव करने से हमने देखा कि रेजिस्टेंस भी आपको ग्रेटर मिलेगी। जैसे अगर आप एक सेल रिमूव करते हो, तो आप जब फॉर्मूला यूज करोगे, तो इससे आप चेक करना, आपको फाइनल आंसर ग्रेटर ही मिलेगा, यानी कुछ 0.29 ओम से करीब मिलेगा, जो 0.19 से ग्रेटर है। और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस दो सेल्स के ईएमएफ से सिर्फ आपको मिलेगा ए बी की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब आपके पास इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, सिर्फ ये एक फाइनल पार्ट आपने बताना है। करंट के बारे में बता दिया, रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। अब क्या होगा कि बेसिकली हो ये रहा है कि अब ये जो सेल्स थे ना, अब इनमें से एक सेल जब आपने कम किया, रेजिस्टेंस ज्यादा हुई, तो जिसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है उसका वोल्टेज भी इंक्रीज होता है। तो बेसिकली अब ये जो दोनों सेल्स हैं, ये टोटल ईएमएफ का ज्यादा शेयर लेंगे पहले के कंपैरिजन में। ठीक है। तो हमारे दिमाग में यही आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ी है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसका बढ़ेगा, सेल्स का, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस बढ़ी है ना, तो वो ज्यादा शेयर लेंगे। ठीक है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज अ ग्रेटर शेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये इन्होंने ज्यादा शेयर ले लिया तो कंडक्टर का शेयर कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर डिक्रीजेस। और ये आपके पास थर्ड वेरिएंट भी कंप्लीट हो गया।